चलें जी, शुरुआत करते हैं SRA। और एक ही लाइन से लिखने की ज़रूरत नहीं चाहिए तेरे डैमेजेस, है ना। हमें तो अग्रीड अपॉन थिंग ही चाहिए। डैमेजेस मिल जाएंगे, टॉर्ट लॉ में मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिल जाएंगे। डैमेजेस का क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें ज़िंदगी में पैसे भरपाई नहीं कर पाती। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपका किसी एंटीक गाड़ी का कोई सौदा हो रखा हो, ठीक है जी। अब आपको वही गाड़ी चाहिए, कोई इमोशनल वैल्यू अटैच्ड है, कुछ बेसिकली यू वांट दैट स्पेसिफिक रिलीफ, यू डू नॉट वांट द मनी। वो कहता है भाड़ में गया, है ना। एक मैन ऑन फायर पिक्चर थी डेंजल वॉशिंगटन की, उसके अंदर एक बहुत शानदार सीन है, क्योंकि ये मैंने लेक्चर यूट्यूब पर डालना है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, इसलिए मैं वो दिखा नहीं रहा क्लास में। उसके अंदर वो कहता है, वो मतलब वो गुंडे को बेसिकली फ़ोन करके कहता है उसकी लड़की किडनैप हो चुकी होती है, मतलब उसकी क्लाइंट होती है, बड़ी छोटी सी बच्ची होती है, वो बॉडीगार्ड होता है उस बच्ची का, और वो अपेरेंटली अलेजिडली बच्ची को, मतलब बच्ची गुजर चुकी है। तो वो उसके पूरे जो जिसने भी ये किडनैप करा था, अमिताभ बच्चन की एक वो कॉपीड पिक्चर भी आई थी इसी सेम पिक्चर पे, वो उसका पूरे मतलब हर बंदे को जाके मारने काटने की कोशिश करता है। तो सामने वाला कहता है हाउ मच मनी डू यू वांट, तो आई डोंट वांट योर मनी, आई वॉन्ट यू, मुझे मतलब तू ही चाहिए, तेरे को ही मारूंगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसी पे बेस्ड है कि पैसे वैसे कोई लेने देना नहीं, ठीक है जी। वी वॉन्ट सर्टन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ in addition to whatever is available in ancillary rights, ancillary acts. However, याद रखना शुरुआत से ही, specific relief act will never give you a right. It will not declare a title. It will not say कि कौन सी चीज़ किसकी है, वो नहीं। जैसे हमने आर्टिकल सेक्शन 6 करा था, आर्टिकल 64, 65, सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट, राइट। क्या हो रहा था, एनी ओनर या सॉरी एनी पर्सन, है ना, डिस्पोजेशन, वो नहीं बता रहा, टाइटल पे बात नहीं करिए, 6 महीने की लिमिटेशन लगा दी है, वो कह रहा है भाई साहब डिस्पोजेशन पे बात है। सो आर यू सीकिंग अ स्पेसिफिक रिलीफ, अंडरस्टूड है। सो वाइड, सो बेसिकली दिस इज एन एक्ट ऑफ कोडिफाइड इक्विटी, है ना। तो ये हमेशा SRA यहीं से शुरू करनी चाहिए कि भाई इतनी सारी कानून के बावजूद हमें ये एक्ट चाहिए ही क्यों भाई। इंजंक्शन कहीं अवेलेबल है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर कहीं, कोई पता नहीं, इतना सारा का सारा तो तामझाम है, उसके ऊपर से अब ये भी चाहिए। क्यों चाहिए, पहले ये समझ लेते हैं आज की क्लास में। द एंटायर पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज दिस, दैट समटाइम्स मनी इज नॉट इनफ, right? That is the philosophical foundation. Normally when a legal right, courts compensate through damages, but certain situation exists where compensation is meaningless, inadequate or absurd. तो लाइन है कि सड़क तुम अब आई हो जब सारा गांव शहर जा चुका, अब आ भी गई हो तो क्या मतलब, क्या फायदा, है ना, ये लिख लीजिए, ठीक है जी। हमें तो सड़क चाहिए थी समय पे, करेक्ट। खुशकिस्मती किसको कहते हैं, सही समय पे सही चीज मिलने को खुशकिस्मती कहते हैं। और बुरी किस्मत किसको कहते हैं, सही समय पे सही चीज नहीं मिली, उल्टी सीधी चीज मिल गई। आर वी क्लियर, है ना, ठीक है जी, कर लो, लिख लो। सो वील टेक इट टिल सेक्शन 4 टुडे, एंड देन बेसिकली उसके बाद फिर इसको उठाते हैं। आपके क्या बोलते हैं, 6 तो हम कर ही चुके हैं मोस्टली, सेक्शन 5, 6 के अंदर बीच में एक डिस्टिंक्शन देख के वी हॉप ऑन ओवर टुमारो टिल अबाउट सेक्शन 10 ऑड थिंग, ठीक है। 44 आई थिंक टोटल तो रिपील, लास्ट में काफ़ी 3-4 सेक्शन तो रिपील्ड ही पड़े हुए हैं, राइट। मेन काम आता है वही, जैसे जैसे हमें लिमिटेशन पे 2-3 सेक्शन पे मेन काम था, वैसे इसमें भी 2-3 सेक्शन पे ही मेन काम बेसिकली आता है, राइट। एंड कॉन्ट्रैक्ट और TPA के क्वेश्चंस यूजली SRA के बिना जुडिशरी लेवल पे नहीं निकलते, यूजली एस। So how will a civil law problem framed in the DJS mains is, they'll ask you about limitation, they'll ask you about jurisdiction as well, by the way, ठीक है। इशू होगा, लिमिटेशन का इशू होगा, jurisdiction का इशू होगा, उसके ऊपर से रिलीफ भी मांगा होगा। तो और 2-3 इशू, रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ कंप्लायंस देखनी पड़ेगी, करेक्ट। स्टैम्प का कोई पंगा अगर मेंशन कर दिया तो वो देखना पड़ेगा, टाइमलाइन और लिमिटेशन देखनी पड़ेगी, जो स्पेसिफिक रिलीफ मांगा वो SRA में देखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई राइट है, फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइटल कुछ, वो फिर उसकी अप्रोप्रिएट एक्ट के अंदर ही जाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी वगैरह पे ये एक्ट बात नहीं करेगी, क्लियर है। ये बिल्कुल लास्ट मोस्ट स्टेप है,
कि क्या चाहिए, क्या मांगता क्या है, कहता पैसा नहीं मांगता। ये चीज सामने वाले से या करवा दो या इसको मना कर दो कि अब ना करे। दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ, एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द रिलीफ दैट यू आर आस्किंग, है ना। दैट इज व्हाई दिस दही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। खोए हुए समय की यूजली कॉम्पनसेशन कोई पैसे की शून्य वैल्यू है, शून्य वैल्यू है उसकी। सोनी मैम कल वो लड़की ने आना है, वो जो 11th क्लास वाली है क्लैट के लिए GAT देने, हमारे पास उसकी एक कॉपी पड़ी है जो आरिनी ने जो टेस्ट दिया था NLSAT वाले मॉक में, नहीं पड़ी हुई, ठीक है। मुझे मैसेज करना शाम को तकरीबन 6 या 7 बजे, मुझे वो प्रिंट आउट निकलवाना है, तो अगर मैं बाई चांस भूल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कल 11:45 पे आ जाएगी, उसके लिए एक सीट लगा देना, 2.5 घंटे का वो एग्ज़ाम दे के जाएगी, ठीक है। क्लैट वालों को एक्चुअली पहले हम टेस्ट करते हैं बच्चे बहुत ही छोटे, कि क्या चक्कर क्या है कि इनको पकड़े कहाँ से, बेचारों को कुछ समझ में तो आता नहीं, बेचारे बड़े ही छोटे हैं। टीचिंग लेवल बहुत डाउन करना पड़ता है, इनको समझाना पड़ता है बिल एक्ट, मेरे पुत्र लोकसभा राज्यसभा, चले ठीक है ओके। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस अपनी रेफरेंस ताकि मैं किसी क्लास में भूल ना जाऊँ। मैन ऑन लाइफ का सीन है यहाँ पर। चलो एक ज़रा देखें, हो गया ठीक है, हो गया। चलो आने दो, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या ही करेगा मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दे के भी आदमी। लाइन सुन लेते हैं परफॉर्मर से, है ना। अभी देख लेना है पिक्चर, अच्छी पिक्चर है, लाइफ फॉर अ लाइफ। ऑडियो ना जाए, ऑडियो ना जाए, नहीं तो पूरा वीडियो बैठ के काटना पड़ता है। हाँ भाई हाँ, सिटाडेल S2 देख लेंगे हम, तुम्हारे प्राइम वीडियो पे सामान देख लेंगे, हमें हमारा सामान दे दो। 2 ऐड तो नहीं दे दी ना इसमें। ये आता है इसके घर में, इसको गुंडा गुंडा बेसिकली मारकाट कर देता है। हाँ अभी उससे बात करा रहा है जो छुपा हुआ है, जिसका कुछ ही नहीं पता कि आदमी है कौन, ठीक है जी। तो ये बड़ी लेजेंडरी लाइन है हॉलीवुड, ये पैसे निकालें। काफ़ी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पैसों से अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ मेरे भाई साहब अब यही चाहिए, यही चाहिए, तो किस एक्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे। लेकिन इस एक्ट में सारे रिलीफ तो उपलब्ध नहीं है, कुछ ही हैं, है ना, तो इसीलिए स्पेसिफिक। करेक्ट ओके ठीक है जी। यूट्यूब के लिए फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। ओके समवन इलीगली ऑक्यूपाइज योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और वो कहे ओके पैसे ले ले, क्या चाहिए, तू निकल, कहां जाना है, SRA। आर वी क्लियर। अ पर्सन ब्रीचेस अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग अ रेयर पेंटिंग, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रेयर पेंटिंग चाहिए, कह तू इसको डिलीवरी दे, तू इसकी, कोर्ट जाऊंगा मैं इसके लिए, है ना। अच्छा सामने वाला का नहीं भाई साहब पेंटिंग नहीं दूंगा, पैसे दूंगा, वगैरह पैसे रख तू अपने अपने पास, है कि नहीं। अच्छा ट्रस्टी रिफ्यूजेस टू हैंड ओवर ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और इंस्टेड सेज पैसा वगैरह, नहीं नहीं भाई वो स्पेसिफिक सामान चाहिए, ये SRA के अंडर मिलेगा। डैमेजेस चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ले ले वहां से, टॉर्ट लॉ में ले ले, जहां से बेसिकली जौन सा भी मैटर है वहां से उठा ले डैमेजेस। यहाँ तो कुछ सामान मिलेगा, या तुम सामान से हटाए जाओगे, या तुम पे कोई प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते। आर वी क्लियर। थोड़े से जरा 1 2 3 एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ये 3 एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, विल कॉन्सेप्चुअली कवर इट आउट। कोर फंडा क्लियर हो गया एक्ट का, है ना, ठीक है। दैट इज माय लिमिटेशन का कोर फंडा क्या था,
रेमेडी एक्सटिंग्विश करेंगे, राइट नहीं एक्सटिंग्विश करेंगे, लेकिन सेक्शन 27 में राइट भी एक्सटिंग्विश कर देंगे। क्लियर है? दैट इज द कोर फंडा की कोर्ट के दरवाजे पूरी उम्र आपके लिए नहीं खुले हुए, आप अपने हक के लिए टाइम पे लड़ने आए। क्लियर? टीपीए का कोर फंडा क्या था? टीपीए के फोर फंडे में ये था कि जो जो बता रहा हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उसी के तहत होगी, अगर नहीं हुई तो आप फंसेंगे, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या फंडा है? जुबानों पे भरोसा नहीं है, हमने आपको कागज का फॉर्मेट बता दिया है, आप इसको कंप्लाई करेंगे, है कि नहीं? है ना। दो लोग बैठ रहे हैं कि आपस में हमारी जुबानी ये बातचीत हुई थी, वो कह रहे कागज कहाँ है, कागज, है ना, कागज पे कैसे लिखना है, वॉइड क्या है, वॉइडेबल, ये कानून चाहिए क्यों? क्योंकि इंसानों को रेगुलेट करने के लिए। ईच एंड एवरी लॉ इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। आर वी क्लियर ऑन दैट? है ना, ठीक है जी, ओके। तो क्लैट वाले वीडियो मैं डालूंगा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को, ये वाले वीडियो डालूंगा मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ताकि दोनों ऑडियंस हमारी, ताकि लोगों को पता चलते रहे कि अच्छा करंट अफेयर के अलावा भी इनको कुछ करना आता है। अरे मैंने तुम्हारा ईमेल आज देखा है, समहाउ मिस हो गया था, मैं भी डाल दूंगा। अभी एक और का आई थिंक आरजू का भी ईमेल आया हुआ था, वो पंजाब का ईडीए या पता नहीं कौन सा पेपर देने लगी है ना, हरियाणा का भी है और पंजाब का भी है। मैं कर ले भाई, स्टैटिक जीके तो कर लो, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर तो करके जाओ। करंट अफेयर के मैंने अभी 3 वीडियो डाले हैं। यूएई एग्जिट्स ओपेक, सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट 34 to 38, एक इंडिया का थोरियम वाला जो रिएक्टर जो कल्पकम पे जो आया है। ऑफ कोर्स वो क्लैट के स्टाइल में पढ़ाए गए हैं कि बहुत सारे एमसीक्यूज पूछ सकता है, बट ऊपर से अवगत होना, तो ऊपर से एक बार वो वीडियोस देख लेना। एक्चुअली वो वीडियो हर पेपर के लिए है, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ क्लैट रियलिटी तो देखेगा नहीं कोई, क्या हो ये तो हमारे वाले नहीं है, कह रहे अरे भाई करंट अफेयर, कल्पकम का जो रिएक्टर है वो तो न्यूक्लियर रिएक्टर, वो तो हर पेपर के लिए हो गया ना, ठीक है जी। अच्छा, in all these situations merely saying take 5 lakhs and move on does not actually restore justice, correct? The law therefore asks, can the court directly compel or prevent conduct instead of merely awarding compensation? That is the birth of specific relief, ठीक है जी। अच्छा, ये कहीं मेंस में कहीं मौका नहीं मिलेगा इसको एसेट्स रिप्रोड्यूस करने का, दिस इज जस्ट टू गेट द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, ओके। इन ऑल दीज, वो जो ऊपर जो एग्जाम्पल है उसके नीचे ये वाला कर लेते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं कहीं पे जगह, समवन थ्रेटन्स टू डिस्पोजेस यू फोर्सफुली, है ना, ये भी, दिस इज वन क्लियर कट एग्जाम्पल। अरे अब तो इन्होंने हियरिंग की डेट ही देनी बंद कर दी है। पहले तो मैटर 3 दिन में लिस्ट हो रहा था, अब तो मैटर लिस्ट ही होना बंद हो गया, कह रहे थक गए। क्या ही होगा इस देश का। आज नीट कैंसिल होकर दोबारा रिकंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। नीट कैंसिल हो गया, 3 मई को हुआ था नीट कैंसिल। कमाल है, कमाल। क्लैट 2026 में भी दिसंबर में भी लीक के बारे में बात हुई थी, टेलीग्राम के वही वीडियो सारे के सारे आए थे, और कोर्ट ने कह दिया पिटिशनर्स हैव अप्रोच्ड अस टू लेट, नाउ इट इज टू लेट। करप्शन इज मतलब स्काई हाई नाउ इन द कंट्री, इट इज जस्ट एब्सोल्युटली स्काई हाई। और ऊपर से अभी ये ट्रंप भैया ने जो बैंड बाजा बारात निकाल दी है वहां पर, वैसे युद्ध वहां हो रहा है, मर हम रहे हैं। हम कैसे फंस जाते हैं हर जगह। इसे कहते हैं ज्योग्राफी का मैजिक। ज्योग्राफी का क्या करूं जिंदगी में, है ना, इसे ही कहते हैं किस्मत। पूरी की पूरी ज्योतिष आधारित है एक ही बात पे, प्रारब्ध और संचित कर्मों पे। प्रारब्ध हो गए जो किए हुए पिछले, जो बदलने नहीं। संचित कर्म में, संचित नाम सुना होगा लोगों, लड़कों का होता है संचित, है ना। संचित क्या हुआ? दैट विच इज ड्यू, दैट विच इज ड्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इतनी मेहनत करी, 2.25 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट जुडिशरी करते हुए, 2 साल ऑलमोस्ट, 2 साल और 1 महीना अब, ठीक है जी। चलो 6-8 महीने डिले हो गया ये, थैंक्स टू दिस प्रैक्टिस क्लास, क्योंकि क्लास की फ्रिक्वेंसी कम हो गई।
नहीं तो अभी तक तो वी वुड हैव बीन बेसिकली थ्रू, दिस इज द लास्ट सब्जेक्ट एट एनी विच वे. सो अब ये जो बीज डला है, जब इसका टाइम आएगा फल देने का, तो उस टाइम को कहते हैं संचित, मतलब इट हैज बिकम ड्यू, है ना जी. अब ये कर्मों की बेसिकली थ्योरी है, कितनी सच है कितनी नहीं हम नहीं कमेंट्री कर सकते, बट थ्योरी तो थ्योरी. कह रहे जी अब आज बीज डला है, कुछ ना कुछ फल कल तो आएगा ही आएगा, ऐसी तो बात है नहीं कि नहीं आता, फल आएगा ही. ऐसे ही कह रहे जी, कह रहे हम भी यहाँ फंस रखे, हिंदुस्तान फंस रखा है रादर ज्योग्राफिकली इन सच अ टाइट प्लेस, इन सच अ हॉट स्पॉट. एक साइड चाइना, दूसरी साइड पाकिस्तान, इधर से रोड, ट्रेड रूट ब्लॉक कर दो, सबसे पहले कौन मरता है? भारत. कह रहे वेल डन टू ऑल ऑफ अस. और इसमें किसका दोष है किसका नहीं है किसी को क्या पता. खैर एनी विच वे, द बर्थ ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ. आर वी क्लियर? शुड वी मूव ऑन? ठीक है, ओके. स्पेसिफिक इज इक्वल टू एग्जैक्ट, रेमेडी इज इक्वल टू ग्रांटेड बाय कोर्ट. लिख लो. So instead of here is compensation for your loss, the court says return the property, perform the contract, stop the illegal act, restore possession, stuff such as this under the SRA, right? Cancel the document, rectify the mistake. The court grants the specific thing itself. सब इंट्रो है, कहीं डायरेक्टली नहीं यूज कर पाएंगे. रिविजन में शानदार तरीके से आप बेसिकली समझ में आ जाएगी कि क्या पढ़ा था. दिस इज जस्ट फॉर रिविजन पर्पस. मेंस की डिक्टेशन कल आएगी मेन, ठीक है. ये वो वाली ये मेंस की डिक्टेशन नहीं है. सो डोंट वरी अबाउट रोट लर्निंग दिस. दिस इज जस्ट बेसिकली योर किताब इज बीइंग मेड. कल को ऑथर बनना हो तो सीधा जाके यही चेप के छाप लो, लेकिन तुमसे पहले मैं छाप दूंगा. अगर इस साल मेरा बड़ा मन है दुखिया बना दूं, लेकिन मुसीबत ये टाइम ही नहीं मिल पाता. फिर CJI पूछता है तुषार मेहता को कि इनके पास इनको कैसे टाइम मिल गया. सर घोस्ट राइटर लिखी किसी और ने होगी, नाम मतलब लिखी किसी जूनियर ने होगी, ड्यूटी बता दी होगी कि भाई बैठ के लिख, और नाम सर का लग जाएगा. दैट्स हाउ बुक्स आर रिटन एनी विच वे. आई हैव रिटन माई सेल्फ, आई एम अ घोस्ट राइटर फॉर 2 books इन माई लाइफ. अब सिंस थैंक्स टू माई एग्रीमेंट आई कांट डिस्क्लोज इट. 2 किताबें हैं मेरे पास, मेरे मतलब जो आत्मा मतलब शब्द इनके हैं लेकिन बोल हम रहे हैं. 2 दुखी हैं ऐसी, DU में ही बिकती हैं. फाइनल ईयर के जस्ट बाद आई थिंक मैंने तब दिया था. अब तो चेंज हो गई होंगी, आई डू नॉट नो वेदर दे आर प्रिंट राइट नाउ. लेकिन उस टाइम पे नाम तो मेन ऑथर का ही लगता है, क्योंकि भाई उसके पास कितना टाइम है, यही करते रहेगा क्या पूरी उम्र. चार साल पहले CLA वालों ने भी अप्रोच करा था कि जरा लिख दो जुडिशरी की किताबें, लिख दो जुडिशरी सब्जेक्ट आपका. मैं कहा हाँ ज़रूर, क्यों, मैं क्यों लिखूँ, मैं पढ़ाऊँगा या ये किताब लिखूँगा. यार ये पूरा कमरा ही अभी ठीक कराना पड़ेगा. अभी पिछला वाला बैच तो हमने यूँ ही निकाल दिया, 3 year LLB वाला. मैं पहले सोच रहा था इन दीवारों पे वो जो होम थिएटर वाला कपड़ा, वो जो नागिया पार्क वाला जो था, वो वाला क्लॉथ लगवा दें, बट उससे बड़ा कमरा डार्क ग्लूमी हो जाता है. ऐसा लगता है पता नहीं कौन से भूत बंगले में आदमी आ गया है. उसमें लाइट और चाहिए होती है फिर. हाँ बस आवाज़ एको नहीं करती, इतनी नहीं एको करती. अभी उस दिन पता नहीं कोई वीडियो सजेस्ट हुआ था, तो कोई दूसरा आदमी कहता अब हम दिल्ली जाके क्लैड की कोचिंग खोलेंगे. मैं कहा आजा. याद रखना ऑफलाइन सेटअप चलाना ऑनलाइन से मतलब रिमार्केबली डिफरेंट है. रिमार्केबली डिफरेंट. इट इज जस्ट मैडनेस व्हाट हैपेंस इन एन ऑफलाइन क्लासरूम. हो गया? आर वी क्लियर? डन अक्षित? हो गया जी? मैं चल लूँ मैं. The act is not about creating rights, it is about enforcing existing civil rights. The SRA does not tell you who owns a property, whether a contract is valid, who has title. याद रख लेना, SRA कुछ नहीं बता रही. SRA के अंदर रिलीफ मिल गया, इसका मतलब ये मालिकाना हक नहीं है आपका. मालिकाना हक आपको दूसरी एक्ट के अंदर ही लेना पड़ेगा. अंडरस्टूड है? यहाँ तो आप स्पेसिफिक रिलीफ लेने आए, ठीक है जी. स्पेसिफिक राइट एक्ट नहीं है ये. राइट्स फ्लो फ्रॉम द अदर स्टैट्यूट्स. दिस इज अ रिलीफ एक्ट, है ना, ठीक है जी. ये रेमेडी है बेसिकली. दिस इज देखो एक टाइप का कानून हुआ
which is ये आपका एक substantive procedural, this is remedial, this is the third last most kind, this is remedial, है ना. अच्छा, and also this gets clubbed into the category of adjective law. Why is a law called as an adjective law? What is an adjective? Supports the main thing. So SRA is nothing on its own, right? SRA is supported by ICA, TPA, अलग अलग, है ना. वहां से basically गंगा यहाँ पे बहेगी. So it complements those statutes. ऐसा कह सकते हैं. जड़ क्या है इस सब सिविल साइड पे? जड़ वाला स्टैट्यूट कौन सा है? नहीं, सीपीसी प्रोसीजर, आईसीए के अंदर से ही निकली टीपीए, सोगा, देखिए गंगा, एसआरए, ये सब वहां पे भी हम पटक सकते थे, हमने अलग अलग कर रखी है. जड़ तो कॉन्ट्रैक्ट ही है ना. टीपीए इज अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट पर्टेन्स टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. आर वी क्लियर, है ना. And then उस property के ऊपर, like for example, registration act can be called as an adjective law because it complements something else. Are we clear on that? ठीक है जी. Evidence is also called as an adjective law, है ना, because क्योंकि दूसरा चलेगा कैसे बिना evidence के, right? याद भी नहीं आता हमने CRPC कब करी थी. बिया ने ऐसा लगता 5 साल पहले करी थी. थैंक्स टू CGI गवई, सब पूरा मोमेंटम की बैंड बाजा बारात निकल गई. अच्छे भले यहाँ पे अगर एडमिशन आ रही हो, सब हो रहा हो, तो आदमी रिवीजन ये वो कह रहे जी, आओ वाइवा करे, सब काम करे, कह रहे जी अब सुनो रुको 29 तक 29 में नहीं, 1 साल खत्म हो गया ना ये प्रैक्टिस क्लॉज का. पिछले साल आया था 20 में, 1 साल, अभी 2 साल और पड़े ऑफ द वैक्यूम, तो 2 साल और पड़े, मतलब कमाल ही है. चले जी, हो गया. मैं, मेरे हाथ खड़े भाई. I have given up. Those rights come from contract, property, trust law, etc. The SRA only asks, assuming a right exists, what precise remedy should the court grant? ठीक है जी. SRA assumes the right to be existing. और ये कहाँ से उठ रहे हैं? सेक्शन 2 के अंदर obligation नाम का शब्द है. That's the first thing that you get hit with the act. So वकील साहब कहाँ आर्ग्यू करेंगे कि whether, अच्छा, if you want to take the matter out of the purview of SRA, argue that this is not an obligation. Correct? Do you understand how litigation works? Litigation isn't exactly all that fancy as much as they make it out to be. काम blocked है because काम लाओगे कहाँ से? Because empanelment of lawyers is blocked. You will not get in, most likely. You're not going to get in. Why? It is reserved for people who are already in the system. ठीक है जी. डिबेट करने से कुछ होता नहीं, आर्टिकल 14 बोलने से कुछ होता नहीं. ठीक है जी. लेकिन litigation on its own isn't exactly all that very fancy, right? It isn't, and it isn't all that complex also. अभी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, छोटे छोटे कोर्स बेसिकली मार्केट कर रहा है. लर्न फ्रॉम दोज हु नो द लॉ, दे डू नॉट मेयरली रीड द लॉ. मैंने कहा यार बड़ी अच्छी लाइन दी है इसने. मैं भी एक लेक्चर देखने चला गया, रिटायर्ड जज साहब का एक लेक्चर देखने चला गया. एक आध तो बहुत अच्छे, जस्टिस गौतम बडेल के लेक्चर अच्छे हैं, अच्छे लेक्चर, क्योंकि पर्सनालिटी उनकी अच्छी है ओवरऑल. मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, कुछ पढ़ा रहे थे. मैं तो सो ही गया भाई साहब. 21 मिनट में कह रहे भैया देखो मैं घर जाने दूँ. मैंने कहा चलो जरा जाके देखे तो सही कि क्या चल रहा है. कह रहे दोज हु नॉट, मैं अपनी यहाँ पर लाइन लिखूंगा, दोज हु नो हाउ टू टीच. देयर इज अ डिफरेंस. यू मे नो द लॉ, बट देयर इज अ डिफरेंस इन टीचिंग इट. टीचिंग अपने आप में कला है. टीचिंग को एक्चुअली सब लोग सबसे सस्ती कला मानते हैं. क्या है टीचिंग का, क्या है टीचिंग तो अपने आप में कला है.
लिटिगेशन भी इसीलिए अपने आप में कला है, किस स्टेज में कहाँ क्या आर्ग्यू करना है। सारे ही तो टैंक पहले दिन उड़ा दोगे तो चलेगी कैसे, केस कैसे चलेगा। वो फाइल चलानी भी एक कला है बेसिकली। चले जी। मीर चले, ओके। नाउ टू टाइप्स, एक है पॉजिटिव एनफोर्समेंट, कोर्ट कंपेल्स समथिंग टू बी डन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिकवरी ऑफ पोजेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर आ गया, तुम ये करोगे, सो दिस इज अ पॉजिटिव एनफोर्समेंट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिलीफ, है ना। ठीक है जी, दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिलीफ। मैंने आपको एक यूएन की 100 क्वेश्चन की फाइल भेजी थी, एक स्टैटिक जीके की टेस्ट में लगानी है उसको, नहीं भेजी थी। मेरा एक सेकंड लैपटॉप ला दो, वहाँ से मैं भेज देता हूँ, वो कर दो तब तक। अगले साल 3 ईयर एलबी की तैयारी तो कर लो। मैं हर पेपर 2 साल करता हूँ और 2 साल बाद वो पेपर ही गुजर जाता है। और मुझे इस साल पूरी मतलब एक तरह से एक बड़ी स्नीकी सस्पिशन है क्योंकि मैंने कुछ और करना शुरू करा है कि उसका भी बेड़ा गर्क होके ही रहेगा। क्या पता उसमें से पूरे करंट अफेयर का सेक्शन ही उड़ा देंगे। कह रहे जी वाह, वेल डन टू ऑल ऑफ अस। अभी एक वकील साहब आए थे अजमेर से, उनकी लड़की को एनएल स्टार्ट करना था, तो अगर इसको वकालत नहीं करानी। नहीं कहा अरे कह रहे आप खुद ही ये बात बोल रहे हो। कह रहे नहीं वकालत नहीं करानी, अगर इसने करना है तो ये गवर्नमेंट लॉ कॉलेज राजस्थान टाइप से किसी से भी कर ले और आरजेएस की तैयारी कर ले। मैं कहा भाई साहब तो क्या बोलते हैं प्रैक्टिस। कह रहे वो सब देख लेंगे हम, प्रैक्टिस प्रैक्टिस छोड़ो आप, अगर इसको करना हो तो। अब बेचारी को उसने वो करना था, क्या बोलते हैं, एनएलएस जाना चाहती। लड़की आपकी मर्सिडीज खरीदना चाहते हो, आप कह रहे हो मारुति, मारुति में काम चले। नेगेटिव एनफोर्समेंट, कोर्ट रिस्ट्रेन्स कंडक्ट, एग्जाम्पल इंजंक्शंस, प्रिवेंटिव रिलीफ, है ना। Why was such an act necessary? Because pure damage produces injustice in many situations. ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, it's okay, आप already लिख चुके, no need to repeat this. चलें, okay. एग्जाम्पल देखते हैं, A sells a unique ancestral हवेली to B, but before transfer A breaches and offer damages. A breaches मतलब कह रहे नहीं कर रहे, okay. The Haveli is unique, sentimental value exists, land itself is irreplaceable, money cannot substitute the exact subject matter. Are we clear? तो सामने वाला क्या कहे, मुझे तो ये डिलीवरी करा पैसा हवेली की, I want you to perform the contract. Clear? So that relief is only available under the SRA. Okay. No, perform the contract itself, that is specific performance. The Specific Relief Act exists because civil justice sometimes require exact enforcement, not substitute compensation. लिखने की जरूरत नहीं, it's okay. The Indian legal system generally compensates wrongs through money, but
there are situations where money is intellectually incapable of delivering justice. The Specific Relief Act is the law that steps into that. Are we clear on that? ठीक है जी, ओके। आ जाते हैं जी बेयर एक्ट पे, ठीक है जी। पर्पस समझ में आ गया? Purpose of the act is this: an act to define and amend law relating to certain kinds of specific relief, not all kinds, certain kinds, ठीक है जी। शब्दों की हेर फेर है कानून। Part 1 preliminary, the act may be called SRA, it extends to the whole of India, it shall as the central government etc. अब आ जाते हैं 2 पे, section 2 पहली definition, obligation includes every duty enforceable by law, ठीक है जी। नाउ एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्या हम ड्यूटी पे लड़ सकते हैं? हाँ। बट ये कौन से टाइप की ड्यूटी कह रहा है? फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर SRA लगे, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A 42nd अमेंडमेंट 1976, गोल्डीलॉक्स स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना? कितनी थी? 11 थी आई बिलीव, 10 थी 11 थी, गॉड ओनली नोस। के पे थी, है ना? और के तो 86 अमेंडमेंट 2002 से बेसिकली जो आई थी, ठीक है जी, ओके। देन सेटलमेंट कह रहा है, उसके बाद ट्रस्ट के बारे में बात कर रहा है, ट्रस्टी बात कर रहा है, ग्रेट हुआ, कभी आ रहे हैं इस पे बात करते हैं अभी। ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड इन हेरेन बट नॉट डिफाइंड एंड डिफाइंड इन द ICA, थक गया कहे भाई ICA से उठा लियो, जो बताया मैंने अब, ठीक है, ओके। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हेरेन, nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right to relief other than specific performance which he may have under any contract. इसका क्या मतलब है? This will not dilute any relief that is available to you under the ICA, ठीक है जी, ओके। जस्ट बिकॉज यहाँ कुछ मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कोर्ट में कह देगा कि ओ द मैटर इज ऑलरेडी डिसाइडेड, ये तो नहीं, ऐसा नहीं है। दिस अगेन याद रखना, दिस इज अ रेमेडियल, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट, दिस बेसिकली इज कॉन्टिन्यूइंग द ICA in a sense, okay, to affect the operation of the Indian Registration Act on documents। इसका ये मतलब नहीं, वो कह रहा है अगर यहाँ से कोई रिलीफ ले गए, इसका ये मतलब नहीं है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में पैसे नहीं दिए तो यहाँ से तुम भरपाई कर दोगे उसको कि वहाँ तो मैं कोर्ट में केस जीत गया था, वहाँ तो मुझे रिलीफ मिल गया था, इसका मतलब डॉक्यूमेंट ही वैलिड है। वो कह रहा है रजिस्ट्रेशन एक्ट अपनी फुटिंग पे ही खड़ी रहेगी, जो कंप्लायंस वहाँ करानी है वो तुम वहाँ कराओगे, जस्ट बिकॉज यू वन अ केस यहाँ पे, ताकि कुछ कॉन्ट्रोडिक्ट ना हो जाए, ठीक है जी, ओके। Specific relief to be granted only for enforcing individual civil rights, pre का question, and not for enforcing penal laws. Specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere for enforcing a penal law. Penal law को enforce कैसे कराएं? FIR कराएं, NCR कराएं, पुलिस मशीनरी को मोशन में, BNS और BNSS को मोशन में डालें, है ना? ये एक्ट कहाँ आपको कहाँ स्पेसिफिक रिलीफ किसके लिए दिया जाएगा? इंडिविजुअल सिविल राइट्स, इंडिविजुअल। पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस, पब्लिक तो सभी का आ गया ना, पब्लिक राइट हो गया, इंडिविजुअल सिविल राइट्स। अभी क्लियर? ठीक है जी, ओके। अभी देखते हैं, इन पे कमेंट्री लिख लेते हैं, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। The common law doctrine of equity had traditionally been followed even after it became independent in 47. However, it was in 63 the SRA was passed by Parliament of India following the recommendation of LCA. In the 9th report on the act, the specific relief bill was introduced in Lok Sabha, etc., etc. एक बस एक छोटू pointer for pre. The specific relief act was passed by the Parliament following the recommendation of the Law Commission in its 9th report. By chance sir कोई रिपोर्ट के ऊपर चले जाए, बस प्री का पॉइंटर है, प्री का पॉइंटर है, ठीक है, प्री का पॉइंटर दे दो, ओके। दो 2024 में भी नीट कैंसिल हुआ था, नीट लीक हुआ था, इन्होंने तब भी कुछ ही नहीं करा था और इस बार फिर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
सोनी मैम मैंने लिंक भेजा, उसमें एक पीडीएफ है, उसके वो डाउनलोड करके उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे डाल दो। CUET PG वाले में सेक्शनल टेस्ट यूनाइटेड नेशंस का बना दो, सेक्शनल का। ठीक है, हो गया जी, डन है। डेवलप्ड इन इंग्लैंड बाय इक्विटी कोर्ट्स, बस एक बुलेट पॉइंट, डेवलप्ड इन इंग्लैंड। And then last is originally drafted upon the lines of the draft New York Civil Code 1862. Just random history, bullet points for pre, nothing much more to be done. ठीक है, आज एक जजमेंट आई है, आज आई कल आई पता नहीं क्या, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि SC/ST एक्ट इफ अब्यूज इज गिवन इन अ हाउसहोल्ड देन इट्स नॉट एन ऑफेंस। क्यों, लॉजिक क्या होगा, रेशियो क्या होगा? पब्लिक में ही नहीं, पब्लिक में तो बेइज्जती हुई नहीं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कास्ट यू हैव नॉट बीन रिडिक्यूल्ड, दैट्स द लॉजिक। बहुत ही शानदार फैक्ट है, कीर्तिनगर का केस है, मतलब कमाल ही है, लोग भी क्या घर वालों पे SC/ST एक्ट डाल के बैठे हुए हैं। अरे अरे हाँ हाँ, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी इनको सारे कास्ट बेनिफिट चाहिए। हमें बाहर के दुश्मन की कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वगैरह की कोई ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं हमें, है ना। हमारे यहाँ तो रफाल वालों से भी पूछ लेंगे कि कौन जात हो भाई कह रहे अरे ये वाला पायलट वहाँ कैसे नहीं पहुँचा है, कह रहे अरे भाई साहब वो उड़ाने के बारे में, उड़ाने कॉम्पिटेंसी चाहिए, नहीं कॉम्पिटेंसी हमारे में इसलिए नहीं है, कह रहे जी क्योंकि इनको रोक दिया गया है, कह रहे वो बात यहाँ मत लाओ, तुम थोड़ा सा रुक जाओ चले ठीक है, ओके। In the event of situation not covered under the 1963 Act, the Indian courts can exercise their inherent powers in terms of 151 CPC। ठीक है, लिख लो, ना हो इस एक्ट के अंदर काम तभी आप 151 के एप्लीकेशन चिपका देते हैं हर जगह, रेड विद 151 CPC, ताकि वो आपको इस चक्कर में ना खदेड़ दे बाहर कि मैं तो ये कर नहीं सकता। वो कह रहे बिल्कुल कर सकते हो, 151 CPC पढ़ो, राइट। ठीक है जी, एंसिलरी रिलीफ है ना एक तरह से, वही 142 पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस है ना। पुराना 482, पुराना CRPC वाला वाज दिस, कौन सा था? 482 था, 482 था, 482 था। अरे बोल बोल के रटा पड़ा है भाई, बोल के रटा पड़ा है ज़्यादातर गलती होती नहीं, ज़्यादातर, लेकिन कभी कभार जिस दिन दिमाग ना चल रहा हो उस दिन आदमी, अच्छा भला आदमी 50,000 MCQ लगाने के बाद भी गलती कराता है कि ये क्या हुआ है। यानी हम आपस में यही गोल गोल करके घूमते एक दिन मर जाएंगे। ठीक है, बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डैमेजेस चाहिए ICI चले जाओ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए SRA आ जाओ, सिंपल है। ऊपर कुछ रह तो नहीं गया, देख लिया, कुछ चाहिए मीत ऊपर से, हो गया, ठीक है। ये पढ़ के और पढ़ाकर आत्मा प्रसन्न होती है कि आनंद आ रहा है। अभी मैंने कल सेंसर्स पे वीडियो बनाया, 30 मिनट 35 मिनट का वो वीडियो बनाया कि सेंसस 2027 फर्स्ट डिजिटल एन्यूमरेशन दिस दैट, कह रहे हो जा शुरू, फर्स्ट टाइम कास्ट एन्यूमरेशन इज नहीं, आफ्टर 1931 कास्ट एन्यूमरेशन इज हैपनिंग। तो अभी है ना CSE प्रीलिम्स UPSC वाले 24 मई को है, देखते हैं सर प्रभु प्रकट होते हैं कि नहीं होते। 5-7 प्रश्न तो मुझे ही दिखाई दे रहे हैं आते हुए। VB जी राम जी, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट को रिप्लेस कर दिया इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट 34 to 38 हो गए, ठीक है जी। UAE ने OPEC छोड़ दिया, OPEC कब बना था, OPEC प्लस क्या होता है, फलाना ढमकाना। सेंसस
आर्टेमिस 2 जो अभी ये जो लौटे हैं जो चंद्र से, चांद से, ठीक है चलें, ओके। बस अगर तुम्हारा इतना दिमाग लगना शुरू हो गया तो तुम समझ गए करंट अफेयर। SRA प्रीलिमिनरी जो दे रखा 1 to 4, reliefs are in 5 to 44, specific relief is 5 to 35 and preventive relief is 36 to 44. लिख लो। That's the overall marking of the act. ये एक्चुअली हेलो ये जो है ना ये इसी का सब पॉइंट है, ठीक है। क्या स्पीड पे क्लास गई, 15 आउट ऑफ 28 पे तो पहुंच ही गए, क्या बात। आज भी मेरे से कोई 2 जुडिशरी की इंक्वायरी मिलने आने से थे, मैं कहा बिल्कुल मत आ जाओ मेरी क्लास से पहले, तुम क्लास से पहले आओ, 2 घंटा पहले। कल बोला है कल 1 बजे आओ, यानी 3 बजे वाले उनकी क्या गलती है, जैसे वो पिछली बारी हम फंस गए थे कि आदमी 35 मिनट लेट करा दिया। अब तो मेरे पास तो पावर नहीं है, तो कॉस्ट लगा दूं मैं लेट आने पे। कह रही जी वहाँ मिलने गए थे, डैमेजेस अवॉर्ड करा कर कॉस्ट लगवा कर कह रहे DLSA में जाके जमा करा दो। चले हो गया, ओके। The Specific Relief Act deals with only certain kinds of equitable reliefs. Equitable reliefs ये ऐसे ही आप ये equitable word use करिएगा कृपया करके, ठीक है। Recovery of possession of property, specific performance of contract, rectification of instrument समझ में आ रहा है, recession of contracts है ना, you recede from a contract, cancellation of instruments, declaratory decrees and injunctions, ठीक है। अच्छा अब यही हमने पढ़ना है, एक एक करके हम इसी में पढ़ते चले जाएंगे, क्लियर है, राइट, लिख लो। सो दिस इज बेयर एक्ट सारी की सारी खुल गई है ना, समझ में आ गई, पर्पस ऑफ द लॉ समझ में आ गया, एंड ओवरऑल एक स्केलेटन हमें समझ में आ गया कि कौन सी चीज कहाँ पे प्रभु ने प्रकट करी हुई है इस एक्ट के अंदर, राइट। Sir, your style is best and relevant, no hype. Please, sir, guide till exam. But love you, sir. वाह फर्स्ट ये छोटे बेचारे बच्चे, फर्स्ट टाइम आई से टू एनी टीचर लव, कह रहे भाई साहब प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ एंड काइंडली टेक डाउन नोट्स। मुझे छोटे बच्चों पे इतना ज़्यादा वो तरस सा आता है, मुझे लगता है ओए कि, और इनको हम सच्चाई भी नहीं बता सकते जीवन की। भाई आपकी बैटरी डाउन हो इसका ये मतलब थोड़े ना कि आप किसी की उम्मीदों पे जाके मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो जाके कि तेरा भी कुछ नहीं होगा। हर बच्चे को इस टाइम पे लगता है कि अगला हार्वी स्पेक्टर, बाय द वे कोई ये लोकल वोकल नहीं, सीधा हार्वी स्पेक्टर मैं ही हूँ, ग्लैड करने के बाद तो हार्वी स्पेक्टर हूँ। कह रहे बेटा कर तो सही। आधी दुनिया की, अच्छा ही है इन्होंने सूट्स बनवा दिया था कॉर्पोरेट वालों की, कह रहे गाड़ी आधा टाइम तो मुझे लगता है पिछले 10 साल से तो इनका करियर इसी पे चल रहा है, हार्वी स्पेक्टर वाली सीरीज पे। अगर ये नहीं होता तो इनकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो पाती। तुम्हें पता है ये काफ़ी चीज़ें इंटेंशनली भी बनवाई जाती हैं टू मार्केट। अभी एक फॉर्मूला 1 पिक्चर आई थी ब्रैड पिट की, ये फॉर्मूला 1 वालों ने ही बनवाई है तो क्यों, क्या कि स्पोर्ट का प्रमोशन होगा तो इनकी और कमाई होगी ना, यही खुद ही बनवाते हैं। IPL शुरुआत हुई तो उसके बाद वो विवेक ओबरॉय की एक सीरीज आई थी Amazon प्राइम पे, पता नहीं क्या था, इनसाइडर है ना, ये इन्हीं का बनवाया हुआ सामान है।
ताकि लोग प्रभावित होकर इधर ही आए. दैट्स हाउ यू बेसिकली मास कंट्रोल, मतलब एन मास कंट्रोल द क्राउड, द मासेस. मीडिया, वी आर वेरी प्रोग्रामेबल क्रीचर्स, याद रखना. डिप्रेसिव सामान देखना शुरू करोगे, डिप्रेशन में ही जाते चले जाओगे. और जैसा सामान देखोगे ये, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग बाय योर आईज, यू विल बिकम दैट. ये मतलब दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ लाइफ. ठीक है जी, चलें. ये अब आजकल हमारी डिजिटल संगत है ना, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं क्या नहीं, डिजिटल संगत. सत्संग इसीलिए तो कहते हैं सत्संग, मतलब ढंग के लोगों के साथ संग, सत्संग. और कुसंग, अगर जी बेकार लोगों के साथ चला गया, बेकार ही हो जाएगा, और क्या होगा. ठीक है जी, ओके, डन है. Section 2A, obligation includes every duty enforceable by law. This is the backbone definition. The word includes is important. It is intentionally broad. देखो includes, इन पे भी लड़ाई हो जाती है at the highest level कि सर what does include mean, है ना. What does basically include mean. Section 2A बस लिख लो, ये लिखने की जरूरत नहीं. This is absolutely okay. Obligation की जरा heading डाल लेना. तो ये लिख लेना, what is an obligation? Obligation means a legal duty owed by one person to another. That's what you mean by an obligation. ठीक है. Seller must transfer property, it's an obligation. Tenant must vacate after lease expiry, obligation. Trustee must protect trust property, that is also an obligation, because this is a legal duty. And obligation कौन सी वाली duty which is enforceable by law? pre का question दिख गया of the definition, है ना. ठीक है जी, okay. It's not merely a moral duty that we are talking about. Obligation of keeping his property similar as of the same of his property or of another's property. Same of as his property, मतलब जो जैसे उसकी प्रॉपर्टी है सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी. मतलब एज इफ लाइक फॉर एग्जांपल गाड़ी आपने सर्विस पे दी, राइट. तो आपने क्या दिया, बेलमेंट. बेसिकली यू हैव बेल्ड, मतलब बेली याद है ना, पॉनर पॉनी में तो वो था आपका, क्या बोलते हैं, डेट होता था, या बेसिकली यू प्लेजिंग द प्रॉपर्टी इन अ वे, है ना. बेल में तो आप जाके सामने वाले को पकड़ा के आओगे, तू होल्ड कर ले, मैं अभी आ जाऊंगा तेरे से सामान लेने. तो ही मस्ट टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज इफ इट्स हिज ओन प्रॉपर्टी, राइट. सो दैट इज वेयर द एमसीक्यू इज. अभी आईसीए तुमने मेरे साथ करी नहीं है ना. आईसीए क्या बोलते हैं, सर्जरी करा गए थे, अभी मैं दोबारा कराता हूँ. हैं, कोई बात नहीं, आईसीए अभी मैं दोबारा करा दूँ. आईसीए तो मेरा फेवरेट पसंदीदा टॉपिक. आईसीए कुछ मुझे एक्चुअली पता नहीं है, तो मुझे ही कुछ ज़्यादा आसान, मेरे को दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आसान लगते हैं. एक तो कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा आईसीए. और पता नहीं लोगों को क्या मुसीबत है कि भाई कॉन्स्टी, पता नहीं, हमें तो लगता है कि इससे ज़्यादा आसान. मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लगता ही नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है. क्या आर्टिकल कॉन्स्टी में? हाँ नहीं, क्या इससे बहुत लॉजिकली और सिस्टमैटिकली लगाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो मैं यूपीएससी सीन में एक्टिव नहीं हूँ, तो वहाँ लोग याद करेंगे, कहने कि आप पॉलिटी पढ़ाई थी पूरी उम्र के लिए, ठीक लग जाएगी. हैं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ी सिस्टमैटिकली प्लेस्ड आउट है, उसका लॉजिक समझ में आ जाए. देखो सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल भी तुम्हें बताता हूँ, पार्ट 5 तक तो खींच ही दूंगा, पार्ट 6 तक इनफैक्ट. सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिसाइड करा कि देश कैसा हो, है ना. सॉफ्ट सेकुडेमोरैप जैसा हो, सॉवरन, सोशल, सेकुलर, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जैसा हो. उसके बाद हमने कहा कि हमारी टेरिटरी कैसी हो, कह रहे इंडिया दैट इज़ भारत जैसी हो. उसके अंदर कौन से स्टेट, कौन सी यूनियन टेरिटरी हो, वो शेड्यूल 1 के अंदर लगा दिया कि तू वहाँ बैठ. फिर कह रहे जितने राज्य हैं उनकी सीटें कैसी हों, वो शेड्यूल 4 के अंदर लगा दिया कि तुम वहाँ पे बैठो. और पार्ट 1 हमारा आर्टिकल 1 to 4 में जाके इन्होंने ख़त्म करा दिया. तो हमने टेरिटरी डिसाइड कर ली, बॉर्डर डिसाइड कर लिया, अपना सब कुछ डिसाइड कर लिया कि कौन कैसा क्या हो. ठीक है जी. उसके बाद अब इसके अंदर लोग कैसे हों, हम लोग जो प्रियम्बल में जो शुरू हुए थे, वो लोग कौन हैं, उसकी सिटीजनशिप लगा दी आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक की. फिर इन लोगों के मौलिक अधिकारों के बारे में बात हो गई, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, जिसमें सारे फंडामेंटल राइट नहीं है. फंडामेंटल राइट आपके पास ओवरऑल हो जो राइट टू इक्वालिटी है ना, आर्टिकल 14 ऑनवर्ड्स हैं.
12 और 13 तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पर, और 33, 34, 35 भी सारे वो ये क्या बोलते हैं मार्शल लॉ वगैरह वगैरह जो है। तो मौलिक अधिकार कि स्टेट क्या क्या नहीं करेगा वो फंडामेंटल राइट हो गए। फिर इन्होंने कहा कि कुछ कुछ बातें स्टेट दिमाग में रख ले कानून बनाने के लिए, कानून बनाते वक्त ये ऐसा दिमाग में रखे, लेकिन कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। पार्ट 4 आ गए, डीपीएस भी आ गए, ये आपके आर्टिकल 37 से 51 तक। फिर ये इंदिरा गांधी मैडम को चुल चढ़ी थी कि ये बड़े राइट राइट करके कोर्ट भागते रहते हैं, अब तुम फंडामेंटल ड्यूटी भी ले लो, है ना। पार्ट 4A 42nd अमेंडमेंट 76 स्वर्ण सिंह आर्टिकल 51 क्लियर हो गए यहाँ तक, ठीक है जी। उसके बाद कह रहे ये सब तो काम खत्म हो गया, ये मॉरल एथिकल बातें हो गई, अब बताओ पॉलिटी के बारे में बात आते। तो पार्ट 5 का नाम रख दिए द यूनियन। पार्ट 1 था द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 हो गए सिटीजनशिप, पहले बॉर्डर फिर लोग, लोगों के मौलिक अधिकार, पार्ट 3 लोगों के लिए कानून बनाते हुए टाइम कैसा रखना है, दैट्स डीपीएसपी पार्ट 4। उसके बाद क्या हो गया पार्ट 5 द यूनियन। तो यूनियन के अंदर फिर 5 चैप्टर खोल दिए उस पार्ट के अंदर। उसमें था चैप्टर 1 डी एग्जीक्यूटिव, जो कि आपका प्रेसिडेंट शुरू होता है, अटॉर्नी जनरल पे जाके खत्म हो जाता है। पार्ट 2 आ गया था पार्लियामेंट, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर सारे आ गए। डीक्यू आ गई, आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वगैरह सब कुछ आ गया। ये खिंचता चला गया आर्टिकल 122 तक। और फिर आप आ गए चैप्टर नंबर 3 में, पार्ट 5 के अंदर ही द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123, एक ही आर्टिकल का पूरा पार्ट है। उसके बाद आ गया चैप्टर 4, क्योंकि यूनियन था तो द यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट आ गया। और उसके बाद एक आदमी और रह गया, उसका नाम है सीएजी, वो है आर्टिकल 148 टू 151। यूनियन का काम खत्म हुआ, जब यूनियन के लेवल पे काम खत्म हो जाएगा तो स्टेट पे आ जाओगे, पार्ट 6 द स्टेट आ गए। सेम चीज रिपीट कर दो स्टेट के लेवल पे, ठीक है जी। जहां सुप्रीम कोर्ट था वहां हाई कोर्ट कर दे, जहां पे पीएम था वहां पे सीएम कर दो, जहां पे प्रेसिडेंट था वहां गवर्नर कर दो, करेक्ट। अच्छा, द यूनियन के यूनियन आ गया, उसके बाद द स्टेट आ गए, द स्टेट्स आ गए, तो स्टेट के बाद क्या है, यूनियन टेरिटरी तो आएगी। यूनियन सीक्वेंस में ही चल रहा है सब कुछ। और उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद ये तुम्हारी पंचायत, ये म्यूनिसिपैलिटी, ये यूनियन टेरिटरी, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह, ये सब इधर ही आ जाएगा, अंडरस्टूड है। और जब तक ये सब काम खत्म होगा, उसके बाद आप फिर जब ये सब ये सारा कचरा खत्म हो गया, रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, वो आर्टिकल 246 ऑनवर्ड्स, जो रेजिडरी पावर, याद आ रहा है कुछ कुछ कह रहे हैं, कुछ यहाँ कुछ तो लग रहा है, सुना सुना, फाइनेंस कमीशन, ये दीज आर रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अच्छा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, या यूपीएससी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 310, है ना जी। और उसके बाद क्या, वो टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ठीक है जी। अच्छा नहीं, उससे पहले अमेंडमेंट पार्ट 20 368 के अंदर अमेंडमेंट का प्रोसीजर, उसके बाद 370, उसके बाद लास्ट में जाके 393 में कह देता है द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कह रहे भाई साहब, कह रहे अरे कह रहे तुम बहुत महान आदमी, है ना। इतनी तो है, अगर एक पॉलिटी समझ नहीं आ रही, अगर आप लॉजिकल स्ट्रक्चर लिखने वाले का समझ लेंगे, ह्यूमैनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो इट इजंट एग्जैक्टली ऑल दैट वेरी वेरी टफ, है ना। वो एक्टिवली जब प्रिपेयर करो तो हो जाता है याद। मेरा तो हर साल का ही तमाशा है, 10 साल हो गए करते हुए ये, तो इसलिए पूरा का पूरा रेडी है अभी भी, क्योंकि अब ऑफ सीजन चला गया है, अभी ऑन सीजन होगा फिर आ जाएगा जुबान पे। मैं तो जब वो यूपीएससी वगैरह सीन में देखता हूँ, गॉड ऑफ पॉलिटी ये वो, फिर मैं भी एक दो लेक्चर जाके रिव्यू कर लेता होता हूँ। मैं कह ये मेरा बेकार गॉड है मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। चलें चलें। The duty must be legally enforceable. You promised emotionally. No, you owe a contractual, legal, statutory duty is enforceable. ये जरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं लास्ट। You owe a contractual, legal, statutory duty. This is enforceable. डन है जी। ठीक है, यहाँ से तो एक ही लाइन लिखनी थी। ओके,
The entire act revolves around, लिखने की जरूरत नहीं है, we have already listed. Court first asks, does a legally enforceable obligation exist? Only then does relief arise. Do you understand? पहले ये चेक होगा ना कि भाई साहब कुछ है भी, या यूं ही रिलीफ दे दें. Do you owe something to each other? Right? And is that duty enforceable by law? इसके बेसिस पे इसको कनेक्ट करो सेक्शन 6 के साथ. डिस्पोसेस्ड हुए थे ना, चाहे कोई भी, मैं कहता हूँ ट्रेसपासर भी क्यों ना डिस्पोसेस्ड हुआ, लिमिटेशन कितनी, 6 महीना है ना. Does the other person owe you that possession in a sense that you were illegally thrown out? Yes. Will you need time to rehabilitate yourself? Yes. Therefore, the relief exists because a preceding legally enforceable obligation exists. ठीक है. अभी मैं करने लगा हूँ, एक 2 वीडियो में करने लगा हूँ. एक मैं करने लगा हूँ फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल, और एक मैं करने लगा हूँ फ्रॉम प्लेन टू डिक्री, जस्ट रोड मैप ऑफ द एंटायर बेयर एक्ट. ऐसे ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाला ओवरऑल बस एक बार देख लोगे तो सारी रिविजन हो जाएगी. ये एक्चुअली मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं, अपनी रिविजन है ये मेरी. तो ये दिस इज हाउ यू बेसिकली कॉन्स्टेंटली कीप इम्प्रूविंग. इज क्या करें अब, जैसे ये तो हो गया, ये तो बैच हो गया, अब क्या करें. मेरा भी आउट ऑफ टच हो जाएगा ना अगर मैं रोज के हिसाब से इसकी प्रैक्टिस ना करूं, मेमोराइज. अब जैसे आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मैं सारे लैंड रिलेटेड मैटर रिवाइज करता ही करता हूँ. ट्यूसडे कौन कौन सा लैंड रिलेटेड मैटर क्या होगा, टीपीए, रजिस्ट्रेशन एक्ट, है ना, ये वाले जो सारे के सारे जो लॉज हैं, जो मेरे जो नोट्स हैं, तो मैं एक बार आज देखता हूँ. मंगल से मैंने भू लगा रखा, भू से भूमि, मेरा दिमाग ऐसे ही काम करता है. तो मैं इसीलिए आज मेरा ये शेड्यूल्ड ही होता है, ताकि ये हाँ ये याद रहे, नहीं तो आउट ऑफ टच चले जाएगा. मेरे को ये जुडिशरी प्रैक्टिस क्लॉज के बाद गम ही क्या है, अगर यहाँ पे 2-3 साल का भी अगर वैक्यूम आ गया, क्योंकि कोई एक्टिवली पढ़ाई तो कर नहीं रहा इस टाइम पे, मेरी बैंड बाजा बारात हो जाएगी जो मैंने 2.5-2.5 साल लगाए हैं इसके ऊपर. तो उसको जिंदा भी तो रखेंगे, है ना जी. अच्छा, उसको जिंदा रखने का मेरे पास एक ही तरीका है, क्योंकि मैं तो पेपर देने जा नहीं रहा, तो मैं कैसे जिंदा रखूं. I instill it basically by rote learning it and then explaining it on camera. That's my exam. Can I do it from memory? मैं ये ऐसे बेसिकली ये चैलेंज ऐसे लेता हूँ जस्ट अपने लिए कि if I were to take the exam, I'll also rote learn this and then basically go there. So can you create a video on it to become better and better and better? Okay. अच्छा. To be settlement, example, father says wife will enjoy property during lifetime, thereafter son gets ownership, thereafter grandson inherits. This arrangement is a settlement. देखना, सेटलमेंट के अंदर उसने डेफिनेशन के अंदर विल वगैरह एक्सक्लूड करी हुई है, क्योंकि विल वगैरह वगैरह इंडियन सक्सेशन एक्ट से देख लियो, ये ऐसे सेटलमेंट के बारे में बात कर रहा है. अभी तो सिर्फ डेफिनेशन क्लॉज है, तो इसने अभी कुछ उठाया नहीं वगैरह. जहां सेटलमेंट यूज करूं, विल वगैरह मत समझ लेना, ऐसा अरेंजमेंट समझना. अंडरस्टूड है? ठीक है, देख लो. सेटलमेंट विल नहीं है, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली बीन एक्सक्लूडेड बाय द डेफिनेशन क्लॉज. ओके. और हमेशा किसी भी स्टैट्यूट को समझना हो तो हमेशा ऐसा समझ लेना कि कि 2 लोग लड़ने मरने आएंगे तो लिटिगेट इन पॉइंट्स पे करेंगे किस पे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सो कैन अ लॉयर देन आर्ग्यू कि ये जो लेकर आए इट इज नॉट सेटलमेंट एज पर द एक्ट, राइट. यहीं पे शब्द, दिस इज वेयर द डेफिनेशन सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मेरे लिए सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनी एक्ट. सारी लड़ाई वहीं होती है, सारी लड़ाई, है ना. अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो शाबरी माला के अंदर किस पे लड़ाई हो रही है, द वर्ड रिलीजियस डिनोमिनेशन, 2 शब्दों पे लड़ाई हो रही है. आर्टिकल 26 के अंदर से निकाले हुए 2 शब्द हैं. 25 इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. DU-LLB का प्रश्न है. DU-LLB जैसा पेपर नहीं बना दोबारा. अगर कहीं वो वापस कहीं अगर वो होता ना, अभी तक बिल्डिंग खरीद चुका होता हूँ. खैर, जिंदगी के 100 गम. ये DGS ही होता. फॉर द फर्स्ट टाइम DGS इज नॉट टेकिंग प्लेस. आज 3 साल हो गए, कमाल ही हो गई. मतलब मैंने अपने करियर में नहीं ऐसा देखा था कि DGS नहीं होता. DGS मोस्टली 2-2 साल में होता ही था, 2-2.5 साल में, मतलब 2 मैक्स 2.5 हो, लेकिन दूसरे साल तो हो जाता था DGS.
ये भी बेचारा गुजर गया। पॉलिसी पैरालिसिस, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल 26 में किस क्या क्या आर्ग्यू करोगे सीजीआई की बेंच 9 जज में? रिलीजियस डिनोमिनेशन की, वेदर दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स of Ayyappan ji sitting in that basically temple, do they form a part of religious denomination or not? Do you understand how do you extract relief from a courtroom? Isn't all that tough? Isn't all that tough to understand what is going on, right? But the level of argument, then फिर आपकी level of English, your level of polish, then the level of contact that you have to even get that work. You may be the best person outside of the court, बट व्हाट डू यू डू, अप्रूव करने का मौका नहीं मिलता, आगे जाने का मौका तो मिले, है ना? ठीक है, चले। ओके ओके, ट्रस्ट के बारे में कह रहा है, ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट, दिस एक्सपैंड द स्कोप बियॉन्ड फॉर्मल, इवन इफ टेक्निकल ट्रस्ट रिक्वायरमेंट्स आर एब्सेंट, इक्विटी में स्टिल क्या बोलते हैं, ट्रीट द रिलेशनशिप लाइक अ ट्रस्ट। सो इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी अ फॉर्मल ट्रस्ट अंडर द ट्रस्ट एक्ट। I can do it like this, ठीक है जी, लिख लीजिए, टू सी ट्रस्ट। तो आज डेफिनेशन का काम और 4 नंबर खत्म करके अपने घर चलते हैं, फिर 5 से लेके 9 तक पहुंच जाएंगे, कल 5 से लेके 10 पहुंच जाएंगे, ठीक है। मेरी मार्च वाली प्रिडिक्शन अब काम आ रही है, जो मैंने बताया था ना कि गड़बड़ होएगी, वही अब ये लॉकडाउन लगाने पे तुल गया। एक्चुअली हर चीज़ का याद रखना, एक जीवन का एक नियम बता रहा हूँ, कोई भी बहुत बड़ी चीज़ हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये हुई, उसके 3 महीने लगते हैं उसका इफेक्ट इधर पास ऑन होने को। 3 महीने के अंदर अंदर पता चलेगा कि क्या हुआ। जैसे बड़ी चोट लगती है ना आदमी को एक्सीडेंट के टाइम पे, तो आदमी खड़ा होता है वगैरह, कुछ नहीं हुआ, उस टाइम पे एड्रेनलिन होता है, थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे पता चलता है कि अरे बाप रे बाप। तो अभी ये जो बेचारा ने, ये कब से खेल शुरू हो रखा है, 28 फरवरी से खेल शुरू है, तो मार्च पूरा निकल गया, उसमें चुनाव थे, ये सर बैठे हुए थे आराम से, सब लोग शांति में बैठे हुए, तो मार्च 1 महीना, अप्रैल 2 महीना, मई 30 मई तक, 31 मई तक ये इफेक्ट पूरा का पूरा हमारे, इट विल रीच आवर शोर लाइन। और जब ये ठीक होगा ना वहाँ, उसके फिर 3 महीने बाद फिर जाके, तब जाके इसमें फ़र्क पड़ेगा। अब तो मतलब यहाँ पे मतलब हो जाएगी, अच्छी खासी शॉर्टेज होगी। फर्टिलाइज़र ऑलरेडी दिक्कत हो रही है, ये क्या बोलते हैं, कोक के कैन बंद हो गए, वो कांच की बोतल में अब बेचने शुरू हो गए, कैन पे वो सामान ही नहीं आ रहा वहाँ से, मुबारक हो। अच्छा, क्रूड आनी बंद हो गई, रशिया ने अभी अपनी LNG भिजवाई थी, हमने उसको शिप को मना कर दिया यूएस के चक्कर में, वो सिंगापुर के आसपास चक्कर काट रही है कि भाई साहब ये कोई सामान खरीद लो हमारा। रशिया का सामान कोई खरीदता नहीं, क्यों? यूएस वाले बाबा कह रहा है कि तू खरीद और मैं तेरे ऊपर और सैंक्शन लगाऊंगा। ये सब, ये एक तो ये मरता क्यों नहीं, ये कुछ लोग मरते क्यों नहीं इतने बुजुर्ग होने के बाद भी? कह रहे ट्रम्प भाई जाए, ईश्वर से मिल जाकर हमारी जान छोड़, सब कुछ ठीक चल रहा होता है और ये जाके बेड़ा गर्क करा लेते हैं। ओके, हाँ, सेक्शन 3 है, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हिच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, even if specific performance is unavailable, other contractual remedies still survive। मान लो कुछ यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा, वो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी सामान आपके पास उपलब्ध है वो दे देंगे, सिर्फ ऊपर सेक्शन का नंबर डाल दो 3 और ये लिख लो। हैप्पी बर्थडे हैं? क्या? मुझे पहले लगा ऐसे
ये अमेरिकन एम्बेसी ने पैसे दिए होंगे इनको पक्का। बाढ़ में जाए ये देश, मतलब अमेरिका, हमारा नहीं, हमारा वहीं का वहीं रहे। ये दुखी कर दिया भाई, हर जगह जाते हैं, जाके कूद जाते हैं, सब कुछ सामान ले जाते हैं। ये तो गोरे जो यूके वाले हैं उनसे भी बदतर है, ये तो जीने भी नहीं देते बाय गॉड। हाँ एक्चुअली है तो वही, ये यूके से निकले हुए हैं, इनकी जात तो सेम ही है इनकी। हाँ वो भी ट्राइबल बेचारे पेगन थे, हमारी तरह थे, वो भी पेड़ पत्ते पूजने वाले, उनकी भी ज्यों त्यों फेर दी। ये सारा खिलारा ही, पता नहीं भगवान ने भी मतलब क्यों, कह रहे क्यों बनाए थे भैया तूने। कह रहे वो जो तुमने कहानियां नहीं सुनी राक्षस, कह रहे ये वो हैं जो देवों और असुरों की जो लड़ाई होती थी, कह रहे उसके अंदर जो राक्षस टाइप जो जनता थी, कह रहे ये वो बनने हैं, दुनिया तबाह कर दी। पहले कोविड, पहले टीके लगवा दिए सबको जिससे और लोग मर गए। वो अपनी mRNA वैक्सीन पता नहीं क्या क्या था उस टाइम पे। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कोवैक्सीन लगवानी। कह रहे अब तो मुझे लगता है कि जिन्होंने नहीं लगवाई ना जिद में, कहीं हैं मेरे 2-3 मित्र, वो सबसे ज्यादा खुश कह रहे हमने क्यों लगवाई। चले A contracts to sell land to B, court refuses specific performance because contract becomes impossible, plaintiff acted unfairly। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ हो गया जो SRA बेसिकली नहीं चल पा रही। तो does that mean B gets nothing? No. B may still sue for damages, seek refund, claim compensation. Other contractual remedies are still alive. That is what 3A is saying. Are we clear on this? ठीक है। Failure of specific relief does not destroy ordinary legal remedies. बस इतना लिख लो। ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मुझे लगता है लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जब हम काम करेंगे तो इतनी इलस्ट्रेशन आ जाएंगी कि आराम से हमारा काम हो जाएगा। भाई हमारी मिहिर इंजली के सारे कॉन्ट्रैक्ट सारे फेल हो जाएंगे अगली क्लासों में, उसके बाद फिर सब समझ में आ जाएगा। राइट, ओपनिंग लेक्चर है तो ये वाला तो मैं यूट्यूब पे पकड़ डाल ही दूंगा। लोगों को याद रहना चाहिए कि हम जुडिशरी कराते हैं। कह रहे नहीं तो लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे जुडिशरी होती है, क्लैट होता है या एनएल सैट होता है। कह रहे यहाँ सब होता है कह रहे कराता कौन है? कह रहे एक ही आदमी। कह रहे जिंदा कैसे रहते हैं? कह रहे ना पूछो, परेशान रहकर एनएल सैट पिछले साल किसी ने आरटीआई लगाई थी तो उसमें आ रहा है एनएल सैट इज बीइंग टेकन बाय 2000 पीपल। मैं क्या दिस इज टू टाइनी एन एग्जाम बड़ी, बट अच्छा चलो हमारी तो ब्रेड एंड बटर है। चलें Section 3B, nothing in this act shall be deemed to affect the operation of the Indian registration. SRA does not override registration requirements. बस ये डाल के ये, that's it, एक heading डाल लो, that's it. 2 more pages then class is over. मुझे लगा था 28 पेज हैं, कम से कम 45 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रवचन के बाद भी 1.5 घंटे में ख़त्म हो गई। अरे वाह। तो ऐसे ही आप दिन बांध लीजिएगा, दिन बांध लीजिएगा कि कौन से दिन, मतलब क्या, संडे हमेशा रख लेना कॉन्स्टिट्यूशन का दिन, सरकारी दिन होता है सूर्य के साथ अलाइनमेंट में, तो ज्योतिष यूज करता हूँ हर दिन, है ना। संडे कॉन्स्टी, कह आ जा इधर आ। ट्यूसडे ये टीपीए, रजिस्ट्रेशन, स्टैंप, जमीन रिलेटेड सारा का सारे काम की रिवीजन है। कॉन्ट्रैक्ट भी यहीं पे पटक दो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इज हेड मास्टर ऑफ टीपीए, राइट। ये सारे वगैरह सारी रिवीजन ट्यूसडेज को रख दी है, ठीक है जी। अच्छा, और ये क्या बोलते हैं, सोमवार को क्या रखें फिर? सोमवार को क्रिमिनल रख दो, सोमवार को क्रिमिनल रख दो। भागते रहते हैं ना चांद, ये चोर भी उचक के भागते रहते। डाल दे आईपीसी, सीआरपीसी, डाल दो एविडेंस, है ना जी। नहीं हो पा रही 3 तो 1 रख के फिर उसको फिर बुधवार को ले आओ। पूरा वीक का शेड्यूल ऐसे पूरा का पूरा बना होना चाहिए, जिसमें आपके सारे मोस्टली सारे मेजर सब्जेक्ट फाउंडेशनल आई वुड से कवर आउट होते रह रहे हैं, राइट। ठीक है, प्रिपरेशन प्लीज मरने मत देना, नहीं तो 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। मैन ऑन फायर वापस आया है, आओ। Suppose law requires a registered sale deed, parties do not register it, litigant cannot argue, but specific relief act should still validate, etc. Mandatory registration still governs. It's okay. We pick up section 4 tomorrow. ठीक है, डन है।
फाउंडेशनल एस्पेक्ट क्लियर हो गया, राइट। कल आ जाएगा 6 हम कर चुके हैं, 4 5 7 8 9, है ना, एक बारी में कर लेंगे, निपटा लेंगे इसको। ठीक है जी, जल्दी क्लास खत्म हो गई। ओके, टेक केयर, बाय।